हाय एवरीवन, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। मैं एस पांडे आपके सामने इंटरमीडिएट और बीएससी के स्कॉलर्स के लिए सॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा था, जिसके 4 लेक्चर आप लोगों ने देख लिए। इसके अगले क्रम में आज हम लोग जो पढ़ना है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम आपको याद दिला दें कि इसके पहले वाले जो वीडियोस थे सॉल्यूशन से रिलेटेड, अभी लास्ट हमने इफ्यूजन पढ़ा था, फिर डिफ्यूजन पढ़ा, फिर ऑस्मोसिस पढ़े, फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज आपको याद होगा कि एक मेन हेडिंग आपको पढ़ा रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो फर्स्ट ऑफ ऑल था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी चर्चा आज हमें आपको करनी। तो आइए आपको हम ले चलते हैं सॉल्यूशन का पार्ट 5 आज आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की चर्चा हुई। आपको याद दिलाते रहे कि इसके पहले हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है। आपको बताया गया था कि ए फ्री फ्लो ऑफ लिक्विड्स in which the solvent particles going towards solution with the help of semi-permeable membrane. The scientist M. Travis suggested that copper ferrocyanide is the perfect and artificial semi-permeable membrane. A lot of examples I have already said in the last video. Once more thing, if you want to the respective knowledge, proper knowledge of any of the topic, you will do watch solution part 1st, 2nd, 3rd, 4th and next on 5. So now we will discuss solution part 5. Osmotic pressure. The shortest definition are written by me on your whiteboard. A hydrostatic pressure which resists the flow of solvent particle through SPM. My Oscar Classes coaching center has considered the intermediate scholars also, so it must be taught English as well as हिंदी मीडियम also. तो आइए हमारे संस्था से जुड़े हुए इंटरमीडिएट के स्कॉलर्स भी हैं, इसलिए हमें हिंदी में भी परिभाषाओं को बताना पड़ता है। एक समय देखते हैं ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिफाइन अगर करें तो हिंदी में कहते हैं द्रव स्थैतिक दाब। जैसा कि सभी लोग समझ सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्रव स्थैतिक दाब, द्रव की स्थिति के कारण लगाया गया दाब। द्रव की स्थिति के कारण लगाया गया दाब द्रव स्थैतिक दाब कहलाता है। अब यहां बात आ रही है एक द्रव स्थैतिक दाब which resist means impedance, barrier which resist the flow of solvent, जो सॉल्वेंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है पार्टिकल थ्रू द एसपीएम, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्यूशन में जाने का विरोध होने पर जो द्रव स्थैतिक दाब रीड किया जाता है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ओवरऑल
अगर हम इस डेफिनेशन को और शार्टेस्ट करें तो हम बिल्कुल सेंटेंस कह सकते हैं कि पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए, पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त और न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आवश्यक अतिरिक्त और न्यूनतम दाब, रिक्वायर्ड lowest and external pressure which are hydrostatic are called osmotic pressure। आइए देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको बताया गया डेफिनेशन के द्वारा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर बात करें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तो इंटरमीडिएट में यदि आप हैं या आप हायर एजुकेशन में हैं तो फिजिक्स आपने पढ़ा है। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो H इंटू डी इंटू जी, यहां जो D यूज किया गया है D फॉर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो HdG यानी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो HdG के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, where D इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम डेंसिटी किसकी, आप सॉल्यूशन, H हाइट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड, हाइट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, एंड G आप लोग जानते हैं ग्रेविटी से संबंधित है। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कैसे किया जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हमने आपके लिए दिया है बर्कले एंड हार्टले प्रोसेस। बर्कले एंड हार्टले प्रोसेस हम आपको बताना चाहेंगे। एक सिलेंड्रिकल बड़ी आकार की ट्यूब होती है, उस सिलेंड्रिकल ट्यूब में एक और सिलेंड्रिकल एसपीएम रख दी जाती है। आप समझ लीजिए कि ऐसे एक बड़ा से आकार का आपके पास ड्रम है। अब अगर उस ड्रम में उसके बीच में एक पतली सी पाइप डाल दिया जाए, जो पतली सी पाइप हमारी एसपीएम का काम करे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ एक लाइन खींचा है जिसको आपने एसपीएम कहा है, एसपीएम एज Cu2FeCN6। बात यहाँ हम कर रहे हैं बर्कले एंड हार्टले प्रोसेस की। तो आइए ये बर्कले एंड हार्टले प्रोसेस का नीचे डायग्राम शो हो रहा है। बच्चों हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बड़ी सी ट्यूब ली है जिसमें सबसे पहले क्या भर दिया गया है, आउटसाइड सॉल्वेंट भर दिया गया है। उसके बीच में एक पतली सी ट्यूब डाली गई जो वास्तव में सिलेंड्रिकल है, उसके बीच में सॉल्यूशन भर दिया गया है। ठीक है, उस ट्यूब को हमने बेलनाकार तो लिया है, सिलेंड्रिकल तो लिया है, लेकिन वास्तव में वो Cu2FeCN6 है जिसको एम ट्रॉबेन ने बताया था और जिसे हम एसपीएम के रूप में काम कर रहे हैं। उस बेलनाकार ट्यूब के दोनों सिरों से दो नलियां लगाई जाती हैं। एक हमारा ये रिजर्वायर है, एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब जिसको कि केस नली आप बोलते हैं। कैपिलरी ट्यूब इस टैंक की बगल से निकलती है और जिसके साथ यहां पे एक प्रेशर गेज लगा होता है। एक प्रेशर गेज लगा होता है जो दाब को मापने का काम करता है। और यहां पे एक छोटी एरो आप देख रहे हैं, ये आपका P है, P फॉर पिस्टन, ये पिस्टन बताया जा रहा है। अब आप सोचें, आपने कहा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए फ्री फ्लो ऑफ लिक्विड्स सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नो डाउट यहां आप देखिए इस एसपीएम के आउटसाइड में जो आपने भर रखा है वो क्या भर रखा है, सॉल्वेंट। जाहिर है कि ये सॉल्वेंट एसपीएम को पार करके अंदर जाएगा, ये सॉल्वेंट एसपीएम को पार करके अंदर जाएगा। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, जैसे ही बाहर का विलयन एसपीएम को पार करके अंदर आएगा, जाहिर है कि यहाँ इस एसपीएम के भीतर के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे तो होगा क्या कि ये जो सॉल्यूशन की लेयर है, आप यहाँ दो लेयर बना दें, इसको हम कह दे रहे हैं आई मींस इनिशियल
और इसको हम कहते हैं एफ। एफ मीन्स फाइनल। ये जो एच हमने लिया है ये वही डिस्टेंस है, इनिशियल एंड फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस है ये वही एच यहाँ पे काउंट होती है। तो ये इनिशियल स्टेज है। जब हमने अब इसको इक्विलिब्रियम में रखा था तो इनिशियल स्टेट हमारा लेयर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे था, परंतु जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हुई, दैट मीन्स पार्टिकल ऑफ द आउटसाइड इज इंक्लूडेड, is passed through SPM, है ना, and gone to the solution portion. A number of particle increases regularly, and then the layer of solution will be increased to initial to the final state. Now we will say when the number of particle increases into this area, a pressure arises which is called hydrostatic pressure to the SPM, and after a long time SPM may be damages. So before the damaging of SPM, the appearance pressure which is applied by the piston and read by the pressure gauge, this required pressure is called osmotic pressure. अगर हम हिंदी में बात करें तो बच्चों, जब बाहर के कण यानी जब सॉल्वेंट के पार्टिकल एसपीएम को पार करके अंदर जाने लगेंगे तो यहां पर कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जब यहां पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे तो इस पतली सी केस नली में जो लेयर है वो आई से एफ पहुंच जाएगा। जाहिर है कि पिस्टन पी से दाब लगाया जाएगा कि इस लेयर को पुनः आई तक कर दिया जाए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बर्कले और हार्टले कह रहे हैं। इस एफ को आई तक कर दिया जाए, तो एफ लेयर को आई तक पहुंचाने के लिए पिस्टन से दाब लगाना पड़ेगा, और तब वह दाब प्रेशर गेज के द्वारा रीड किया जाएगा। उसी दाब को हम कहेंगे पराशरण दाब। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त और न्यूनतम दाब पराशरण दाब कहलाता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई। 2-4 सेकंड के लिए हम हटते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके आगे कंटिन्यू किया जाता है। जी हाँ, ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट आपका है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पे पराशरण दाब के नियम बताए गए। हम आपको याद दिला दें, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है वान हॉफ को नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में। बात आती है किस वर्क के लिए दिया गया। उनका कहना था कि जो बिहेवियर गैसियस स्टेट में होता है या जो बिहेवियर गैसेस के लिए होता है, सेम वही बिहेवियर हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हो सकता है। वान हॉफ को
अपनी इस व्याख्या के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बात आती है किस अचीवमेंट के लिए। उनका कहना था कि जो बिहेवियर गैसेस के लिए हो सकता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वो बिहेवियर हो सकता है। अब यहां से बात आई कि अगर गैसेस के लिए बायल लॉ हो सकता है, चार्ल्स लॉ हो सकता है, आइडियल गैस इक्वेशन हो सकता है, तो यहां पे वान ट't हॉफ का ये कहना था, जिसके लिए उनका अचीवमेंट हुआ था 1901 में, कि अगर गैसेस का बिहेवियर डाइल्यूट सॉल्यूशन के बिहेवियर के इक्विवेलेंट है तो गैसेस के लॉज पर वान ट't हॉफ के नियम भी लागू किए जा सकते हैं। तो यहां से ये पता चला कि अब उसी नियम को, जो बायल का नियम था, उसी को कह दिया गया बायल वान ट't हॉफ लॉ। सिमिलरली चार्ल्स के नियम को कह दिया गया चार्ल्स वान ट't हॉफ लॉ, और गैसियस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसी के पैरेलल कह दिया गया सॉल्यूशन इक्वेशन। तो ये बातें, ये चैलेंज था हमारे वान ट't हॉफ महोदय का। तो आइए इसके अगले क्रम में हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार गैसियस बिहेवियर डाइल्यूट सॉल्यूशन के बिहेवियर के इक्विवेलेंट हो सकता है, तो ऐसे ही बायल लॉ में वान ट't हॉफ लॉ जोड़ दिया जाए तो फिर बायल वान ट't हॉफ लॉ बन जाता है। तो आइए समझने का प्रयास करें। नंबर 1 हम आपको बताते हैं बायल वान ट't हॉफ लॉ। बायल वान ट't हॉफ लॉ बताते चले, जब बात केवल बायल लॉ की जाती है तो रॉबर्ट बायल महोदय ने बताया था गैसियस के लिए, अगर हम आपको याद दिलाते चले तो गैसियस इक्वेशन जो थे उसमें 3 चीजें बातें आई थी, पी, वी और टी। बायल महोदय ने क्या किया, अपना रूल बताते समय टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया। तो जब बात केवल बायल की जाती है तो सबसे पहले यहां एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, एक चीज तो कांस्टेंट हो गई, बची 2 चीजें। रॉबर्ट बायल ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बताया था बायल ने। तो आइए यहां से मिल गया P प्रोपोर्शनल 1/B। अब यहां पे वान ट't हॉफ महोदय ने कुछ अपनी बातें बताई। उनका ये मानना था कि इफ वॉल्यूम is replaced by dilution of solution as dilute solution। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया गया तो वॉल्यूम को रिप्लेस किया जा सकता है डाइल्यूशन से। तो V इज इक्वल टू यहां डाइल्यूशन हो जाता है, एंड सिमिलरली 1/B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन हो जाता है। तो यहां से बायल महोदय का यह कहना था कि P प्रोपोर्शनल C, जिस कंसंट्रेशन को आपने C बोला है। तो अगर बात हम करें कभी बायल्स लॉ की, तो केवल और केवल हम कहेंगे P प्रोपोर्शनल 1/B। अगर हम बात करेंगे बायल वान ट't हॉफ लॉ की,
तो वहां पे ये बात आएगी P प्रपोर्शनल C। सिमिलरली हम आपको ले चलते हैं चार्ल्स वन हाफ लॉ की तरफ। आइए देखेंगे चार्ल्स वन हाफ लॉ। देखो, अभी भी बात आपसे मैं कर रहा था कि चीजें तीन हैं, P, V एंड T। रॉबर्ट बायल महोदय ने T को कांस्टेंट किया था। चार्ल्स ने क्या किया? चार्ल्स का क्या कहना था कि हम T को कांस्टेंट करेंगे। अब एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां से बात आ गई एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बची केवल दो चीजें। चार्ल्स ने बताया V प्रपोर्शनल T, चार्ल्स ने बताया V प्रपोर्शनल T। अब यहां भी वन हाफ ने अपना एक सोल्यूशन, अपना एक रूल डाल दिया। इनका क्या कहना था? सेम वही बात जो हमने यहां से आपसे डिस्कस किया है कि अगर ये V जो है C का रेसिप्रोकल हो सकता है तो हम यहां से इसको कह सकते हैं T प्रपोर्शनल V। एंड सिमिलरली ये T प्रपोर्शनल 1/C हो सकता है, या यहां से मिल गया TC इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो बात आई है ये चार्ल्स वन हाफ लॉ की आई है। अब हम बात करेंगे इसके बाद सॉल्यूशन इक्वेशन की। तो आओ बच्चों सॉल्यूशन इक्वेशन की बात किया जाए। सॉल्यूशन इक्वेशन आप जानते हैं यहां से फ्रॉम बायल वन हाफ, बायल वन हाफ के द्वारा हमको क्या मिलता है? बायल वन हाफ के द्वारा हमको क्या मिलता है? हमको यहां से ये मिल जाएगा P प्रपोर्शनल 1/P। ठीक है, यहां से हम ये लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम चार्ल्स की बात करें फ्रॉम चार्ल्स लॉ या चार्ल्स वन हाफ भी लिख लें, तो चार्ल्स वन हाफ उसके बाद अब चार्ल्स वन हाफ ये V प्रपोर्शनल T मिला। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, स्पेशली हम केवल बायल और चार्ल्स की ही बात कर रहे हैं, वन हाफ को तो लास्ट में जोड़ के कंसंट्रेशन लगा देंगे, वन हाफ हो जाएगा। तो अब हम V प्रपोर्शनल T की बात कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये मिल जाएगा V बराबर कांस्टेंट इंटू T। दोनों को जोड़ दिया जाए तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T। अब हम आपको याद दिलाएं कि फॉर गैसेस, अब बात जब गैसेस की करेंगे तो PV इज इक्वल टू RT होता था, जहां R हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है ना? अब यहीं से R फॉर n मोल PV इज इक्वल टू nRT हुआ। समझ पा रहे होंगे? अब यहां से थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है। परिवर्तन का मतलब यह है, अगर हम यहां से बात करें कि PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास है, तो PV इज इक्वल टू n/VRT। आप समझ सकते हैं कि n ये नंबर ऑफ मोल, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया। अब ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू ये वैल्यू R आ गई। अब हम इसको जरा ध्यान दीजिए, ग्राम में भार बटे अणुभार पूरे के बटे आयतन लीटर में, इतनी पूरी वैल्यू को आप लिख सकते हैं C। अब बात आई वन हाफ की, तो इतने पूरी वैल्यू C फॉर कंसंट्रेशन और C
इंटू ये मिल गया हमको R। अब देखिए ये हो गया C RT, बट R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, इसको रिप्लेस कर दिया जाए S इज इक्वल टू सोल्यूशन कांस्टेंट, तो यहां से मिल जाएगा CST। एक बात यहां आती है नोट में, all numerical values of R and S are इक्विवेलेंट, यानी R जो गैस कांस्टेंट या आप रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, उसकी जो वैल्यू थी, जैसे आपने पढ़ा 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल, आप पढ़ते हैं 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग के टर्म में पढ़ते हैं, 10⁻7 हटा देते हैं तो जूल के टर्म में हो जाता है। टोटली 6 वैल्यूज होती हैं हमारे R की, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो दोनों के इक्विवेलेंट हैं। तो ये तो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो बीच में रोक के आप एक बार, दो बार, बार पढ़ सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, बेल आइकन अगर दबाते रहेंगे तो फिर सूचना हमें अलग से नहीं भेजनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।